वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। एनसीएल का एग्ज़ाम 27 दिसंबर है, इसीलिए हम 15 डेज का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है तो उसका आज चौथा क्लास है, मतलब 4 नंबर का क्लास है। तो मैं आप लोग को बोला टोटल मैं 15 क्लास लूँगा, जिसमें हम टोटल 500 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो आज मैं 4th नंबर क्लास ले लूँगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में भी मैं आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम डेली डेली आप लोगों के लिए मेहनत करके, ऑफिस रहता है फिर भी हम टाइम निकल के आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ, क्योंकि आप लोगों का अगर प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा तो आप लोग एनसीएल एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एनसीएल का इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन, आईसी इंजन का क्वेश्चन अगर पाना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा आप सभी के लिए। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा 31 से। इन M10 इंटू 1.5 10 रिप्रेजेंट्स, मतलब क्या है ये जो बोल रहा है, एक स्पेसिफिकेशन दिया है। तो ये बोल्ट का सोच लो, एक स्पेसिफिकेशन है। तो एम का मतलब क्या है, पहले जानना एम का मतलब क्या है। एम का मतलब होता है मेट्रिक, ठीक है, मेट्रिक। जैसे मेट्रिक सिस्टम होता है, बीटी सिस्टम होता है, तो एम का मीनिंग होता है मेट्रिक। 10 का मतलब होता है डायमीटर ऑफ थ्रेड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में पूछा था 10 का मीनिंग क्या है, तो डायमीटर ऑफ थ्रेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन अबव इक्वेशन 1.5 रिप्रेजेंट, मतलब जो इधर जो बोला है ना 1.5, तो 1.5 का मतलब क्या है। 1.5 का मतलब होता है पिच ऑफ थ्रेड, ठीक है। तो ये जो थ्रेड है, थ्रेड का पिच 1.5 mm है, ठीक है। तो पिच का डेफिनेशन क्या होता है, अगर एस एस क्यू थ्रेड है तो वन क्रेस्ट से दूसरा क्रेस्ट तक जो डिस्टेंस होता है उसको बोलता है पिच, ठीक है। तो ए वन थ्रेड का एक पॉइंट से जिसका इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है, तो इसका जो बीच में डिस्टेंस है इसको बोलता है पिच, ठीक है। तो पिच ऑफ थ्रेड बोलता है। तो ऐसे होता है, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, वो M10 का 1.5 mm होता है, M12 का होता है 1.75। तो ऐसे ऐसे पिच आप लोग को याद रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग को टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए बोलेगा, तब अगर पिच दिया नहीं रहेगा तब हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो पिच आप लोग को एटलीस्ट 15 तक, एटलीस्ट 16 तक आप लोग को याद रहना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का, कैपेसिटी ऑफ लेथ इज एक्सप्रेस्ड बाय। लेथ का कैपेसिटी हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं या कैसे हम लोग बोलते हैं, तो इसका स्विंग डायमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। इसका जो स्विंग डायमीटर होता है ना, तो उसका स्विंग डायमीटर का हिसाब से, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, दो डिस्टेंस होता है ना, दो सेंटर होता है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जितना होता है उसका हिसाब से, ठीक है। तो दोनों पॉइंट के हिसाब से हम लोग लेथ का कैपेसिटी को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का, फॉर स्मॉलर प्रिसिशन कंपोनेंट्स सुइटेबल थ्रेड इज। तो पहले ही मैं डिस्कस कर दिया, तो इसका ये जो सीरीज है एनसीएल का सीरीज है, एनसीएल का सीरीज में मैं डिस्कस कर दिया कि प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए हम लोग कौन सा थ्रेड यूज करते हैं, BA थ्रेड यूज करते हैं, ठीक है। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, जिसका एंगल होता है 47.5 डिग्री, जिसका डेप्थ होता है 0.6 इंटू पिच, ठीक है। ये आप लोग को याद रहना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंगल ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड। जो इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड होता है तो उसका एंगल क्या होता है, 60 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। और जो ब्रिटिश होता है, ब्रिटिश का होता है 55 डिग्री, ओके। और जो ट्रेपीजोडियल थ्रेड होता है, ट्रेपीजोडियल थ्रेड का होता है 30 डिग्री, और नाकेल थ्रेड का भी होता है 30 डिग्री, ओके। और एक्मी थ्रेड का होता है 29 डिग्री, वार्म थ्रेड का भी होता है 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो जो पॉइंट मैं बताते जाऊंगा, इस सभी पॉइंट सब लोग कॉपी में नोट्स डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का, व्हिच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ सेंटर लेथ। ये जो जो ऑप्शन में है इसमें से कौन सा एक पार्ट है जो सेंटर लेथ का पार्ट नहीं है। तो सेंटर लेथ का पार्ट सैडल होता है, फीड रॉड होता है, लीड स्क्रू होता है, लेकिन आर बार नहीं होता। आर बार होता है मिलिंग मशीन का एक पार्ट, ठीक है। आर बार में हम लोग काटिंग टूल को फिक्स करते हैं। आर बार में रहता है ब्राउन एंड शार्प टेपर, जो होता है क्विक रिलीजिंग टेपर, ओके। सैडल होता है एक एच शेप कास्टिंग रहता है, एच शेप का कास्टिंग रहता है, ओके।
ये आप लोग को याद रहना चाहिए। और फीड रॉड क्या है, ऑटोमेटिक फीड पाने के लिए हम लोग फीड रॉड यूज़ करते हैं। ओके, और लीड स्क्रू क्या है, लीड स्क्रू ले जब थ्रेड करते हैं तब लीड स्क्रू को हम लोग एंगेजमेंट करते हैं, हाफ नट का द्वारा हम लोग लीड स्क्रू को एंगेज करते हैं। ओके, तो आप लोग को याद रहना चाहिए लीड स्क्रू जो होता है, लीड स्क्रू में एक्मे थ्रेड रहता है जिसका एंगल होता है 29 डिग्री, और ये सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील व्हाइल हार्डनिंग। जब हम लोग हार्डनिंग करते हैं तब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है हाई कार्बन स्टील के लिए, तो ये पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। कोई भी मेटल अगर हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील या माइल्ड स्टील जो भी है, अगर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पूछेगा तो 723 डिग्री फिक्स होगा। ठीक है, ये पॉइंट फिक्स होता है हार्डनिंग के लिए। जब भी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पूछेगा LCT ऑलवेज फिक्स होता है हर मेटल के लिए। लेकिन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर वो डिपेंड करता है कार्बन परसेंटेज का ऊपर। अगर कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा, अगर कार्बन परसेंटेज कम है तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ओके, ये डिपेंड करता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, द स्लाइडिंग सरफेस ऑफ लेद बेड्स आर। जो लेद बेड का स्लाइडिंग सरफेस होता है जिसका ऊपर कैरेज मूव होते रहता है, तो वो क्या होता है, वो फ्लेम हार्डन होता है। ठीक है, तो फ्लेम हार्डन होता है एक सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। तो फ्लेम हार्डनिंग होता कैसे, एक कॉन्स्ट्रक्टेड बर्नर रहता है, कॉन्स्ट्रक्टेड बर्नर से ये जलता है और ये वर्कपीस जो रहता है उसको हीट देता है। तो हीट देते टाइम जब हीट देता है, वर्कपीस का जो फुल हार्डनिंग टेम्परेचर होता है ना उससे 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर दे के हीट करते हैं। उसके बाद उसको क्विंचिंग कैसे करते हैं, उसका ऊपर थोड़ा सा पानी को स्प्रे कर करके हम लोग क्विंचिंग करते हैं। तो क्विंचिंग करने के बाद जो सरफेस बनता है वो फ्लेम हार्डन सरफेस बनता है। ठीक है, तो कैसे बनता है, तो पहले से मैं प्रोसेस बताता हूँ। एक कॉन्स्ट्रक्टेड बर्नर रहता है, ये इधर से हीट आता है तो वर्कपीस में टोटली हीट आता है। ठीक है, और नॉर्मली इसको वर्कपीस को हार्डनिंग करने के लिए जितना टेम्परेचर दरकार हो, जितना टेम्परेचर चाहिए उससे 50 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। उसका बाद उसको क्विंचिंग करना पड़ेगा। कैसे क्विंचिंग करेंगे, जो वर्कपीस है उसके ऊपर पानी का स्प्रे करके वर्कपीस को क्विंचिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है मेन प्रोसेस। तो फ्लेम हार्डनिंग करने के लिए 0.35% से 0.7% तक कार्बन परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फ्लेम हार्डनिंग ज़्यादातर यूज़ होता है लार्ज जब के लिए यूज़ होता है, बड़ा जब के लिए यूज़ होता है और बहुत जल्दी ये हार्डन हो जाता है। ओके, नॉर्मलाइजिंग जानते हैं कैसे करते हैं। नॉर्मलाइजिंग हम लोग मेटल को नॉर्मल करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो रहता है इसका अंदर से स्ट्रेस और स्ट्रेन को निकाल देते हैं। केस हार्डनिंग मतलब उसका केस को सिर्फ हार्ड करते हैं, उसका ऊपरी सतह को सिर्फ हार्ड करते हैं। ओके, टेम्परिंग हम लोग जानते हैं टफनेस को बढ़ाते हैं और ब्रिटलनेस को हम लोग कम कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का, एडवांटेज ऑफ फोर्ज चक इज। जो फोर्ज चक होता है उसका एडवांटेज क्या है, इरेगुलर वर्कपीस कैन बी हेल्ड इजीली। जो इरेगुलर वर्कपीस होता है उसको हम लोग इजीली होल्ड कर सकते हैं फोर्ज चक में। और ऑप्शन नंबर बी, इट हैज़ मोर ग्रिपिंग पावर, इसका ग्रिपिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी, लार्ज डायमीटर कैन बी हेल्ड बाई रिवर्सिंग द जॉ। लार्ज डायमीटर जॉब को हम लोग होल्ड कर सकते हैं क्योंकि इसका जो जॉज होता है ना उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उल्टा घुमा सकते हैं। तो ये तीनों है, इसका एडवांटेज सुविधा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग बात करेंगे थ्रीजो चक का, तो थ्रीजो चक होता है रेगुलर शेप जॉब को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है और इसका पावर भी ग्रिपिंग पावर कम होता है। ओके, और इसका जो जॉज होता है उसको हम लोग रिवर्स में घुमा नहीं सकते। और इसका जो जॉज होता है ना, इसका एक एक जॉज बनता है हाई कार्बन स्टील से बनता है। ओके, अब लोग को याद रहना चाहिए। और फोर्ज चक का बॉडी बनता है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से। ओके, फोर्ज चक का दूसरा नाम होता है इंडिपेंडेंट चक। ठीक है, क्योंकि इसका जो जॉज होता है वो इंडिपेंडेंटली मूव होता है, मतलब अकेला मूव होता है। और जो थ्रीजा चक होता है उसको यूनिवर्सल चक और सेल्फ सेंटरिंग चक भी बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ बियरिंग इज कॉल्ड। तो बियरिंग के बारे में मैं पिछला क्लास में डिस्कस कर दिया कि ये जो बियरिंग होता है इसका जो एक्सटर्नल पोर्शन रहता है उसको बोलते हैं आउटर रेस, इंटरनल पोर्शन को बोलते हैं इनर रेस। ठीक है, इधर ही बोला है द इंटरनल पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ बियरिंग, इंटरनल पार्ट के बारे में बोला है तो इंटरनल पार्ट को बोलते हैं इनर रेस। ओके, तो इनर रेस और आउटर रेस के बीच में जो रहता है
रोलिंग एलिमेंट्स रहता है। ठीक है, तो रोलिंग एलिमेंट्स को एक निर्दिष्ट दूरी या डेफिनेट दूरी में रखने के लिए, डिस्टेंस में रखने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इधर हम लोग केज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो केज का ऊपर हम लोग रोलिंग एलिमेंट्स को रखते हैं। ठीक है, तो केज बनता है किस मटेरियल से, ब्रास प्लास्टिक से बनता है। ओके, और जो रेसेस बनता है क्रोमियम स्टील या निकेल क्रोम निकेल स्टील से बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बियरिंग सुटेबल फॉर हेवी रेडियल लोड। हेवी रेडियल लोड के लिए कौन सा बियरिंग सूटेबल है। रेडियल लोड मतलब क्या है, जो अगर बियरिंग एक्सिस है उसका अगर परपेंडिकुलर लोड लग रहा है उसको बोलते हैं रेडियल लोड। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बियरिंग। ठीक है, तो रेडियल लोड को ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा रेडियल लोड को ले सकते हैं सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बियरिंग। ओके, अगर इधर हेवी का जगह अगर रेडियल लोड देता है तो रोलर बियरिंग भी यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 42 नंबर का, बियरिंग असेंबल्ड इन 2 पार्ट्स इन स्पेशल प्लम्बर ब्लॉक। स्पेशल प्लम्बर ब्लॉक में बियरिंग 2 पार्ट में असेंबल किया जाता है। एक स्पेशल प्लम्बर ब्लॉक रहता है, उसमें बियरिंग 2 पार्ट में असेंबल किया जाता है। मतलब एक बियरिंग रहता है जो हाफ पार्ट्स में रहता है। ओके, तो एक बियरिंग 2 पार्ट्स में रहता है, एक इधर हाफ रहता है और एक इधर हाफ रहता है। ठीक है, तो इस बियरिंग का नाम क्या होता है, इस बियरिंग का नाम है स्प्लिट बियरिंग। ओके, स्पेशल प्लम्बर ब्लॉक में असेंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियरिंग आर यूज्ड फॉर। बियरिंग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं या बियरिंग का काम क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टू मूव शाफ्ट फ्रीली। शाफ्ट जो होता है शाफ्ट को फ्रीली मूव करने के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर बी, टू सपोर्ट द शाफ्ट इन फिक्स पोजिशन। शाफ्ट को एक फिक्स पोजिशन में सपोर्ट देने के लिए। और सी, टू गाइड शाफ्ट, शाफ्ट को गाइड करने के लिए। तो बियरिंग का ये तीनों काम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये शाफ्ट को फ्रीली मूव भी करता है और सपोर्ट भी करता है और शाफ्ट को गाइड भी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का, द मटेरियल फॉर इंडेंटर ऑफ मैकेनिकल सरफेस मेजरिंग मशीन। मैकेनिकल सरफेस मेजरिंग मशीन का जो इंडेंटर होता है, इंडेंटर पोर्शन होता है, फ्रंट पोर्शन होता है, वो किस मटेरियल से बनता है, वो डायमंड से बनता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादातर स्टूडेंट को एक क्वेश्चन मालूम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का, which one of the following tool angle is provided to avoid rubbing of the body of the tool with workpiece। कौन सा एक टूल एंगल प्रोवाइड किया जाता है जो टूल का बॉडी का साथ वर्कपीस का रबिंग या घर्षण होने से बचाने के लिए। जब भी हम लोग कोई सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या ड्रिल यूज़ करते हैं ना, तो क्या होता है, अगर हम लोग क्लियरेंस एंगल कम कर देते हैं तो क्लियरेंस एंगल का कम करने से क्या होता है, टूल का साथ वर्कपीस का रबिंग होता है, मतलब घर्षण होता है। ओके, तो इसीलिए हम लोग क्लियरेंस एंगल देते हैं। तो क्लियरेंस एंगल टूल का साथ वर्कपीस का घर्षण होने से बचाता है, तो हम लोग को क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ड्रिल का जो रेक एंगल होता है ना, ड्रिल का रेक एंगल और हेलिक्स एंगल सेम होता है, इसका वैल्यू होता है 27.5 डिग्री। ओके, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। रेक एंगल क्या करता है, रेक एंगल और हेलिक्स एंगल चिप को बाहर निकलने का डायरेक्शन दिखा देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का, पैटर्न मेड बाय द मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल ऑन द वर्क सरफेस इज कॉल्ड। ये सरफेस फिनिश चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर से 3-4 क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, तो इसका बारे में पूरा डिटेल्स में आज बात करूंगा। और 4 जो क्वेश्चन आता है वो 4 भी क्वेश्चन हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो बोल रहा है पैटर्न मेड बाय मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल। कटिंग टूल मूव होने का कारण जो पैटर्न बनता है ना, उसको क्या बोलता है। कटिंग टूल जब मूवमेंट करता है, काटता जब है, तब उसका वजह से जो पैटर्न होता है, शेप होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलता है सरफेस टेक्सचर। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाकी जो होता है कि रफनेस, वेवीनेस जो होता है, तो इसका बारे में भी मैं बात करूँगा, तो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है जो बोला था कि द पैटर्न ऑन द वर्क सरफेस का ऊपर जो पैटर्न तैयारी होता है कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल। कटिंग टूल मूवमेंट होने के कारण जो पैटर्न तैयारी होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको सरफेस टेक्सचर बोलता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, इरेगुलरिटीज इन द सरफेस टेक्सचर व्हिच आर इनहेरिटेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बट एक्सक्लूडिंग वेवीनेस एंड एरर ऑफ फॉर्म। मतलब क्या बोल रहे हैं, पहले आप लोग को जानना चाहिए, जो भी क्वेश्चन में बोलेगा कि इरेगुलर सरफेस है मतलब क्या है, वो रफनेस है। ठीक है, तो इरेगुलरिटीज इन सरफेस टेक्सचर, सरफेस टेक्सचर मतलब क्या है, काटिंग टूल मूवमेंट होने के बाद जो शेप होता है उसको बोलता है सरफेस टेक्सचर। तो सरफेस टेक्सचर में अगर इरेगुलरिटीज रहेगा, अगर रेगुलरिटी नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रफनेस बोलता है। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, द कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेक्सचर अपॉन व्हिच द सरफेस रफनेस इज सुप्रीमपोज्ड इज नोन एज। आप लोग को एक पॉइंट याद रहना चाहिए, जब भी बोलेगा इरेगुलरिटीज तब हो जाएगा रफनेस। ओके, जब भी बोलेगा सुप्रीमपोज्ड, जब भी बोलेगा तब हो जाएगा वेवीनेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम क्लियर करते हैं। तो वेवीनेस मतलब क्या है, वेवीनेस इज द मेजरमेंट ऑफ द मोर वाइडली स्पेस कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेक्सचर। सरफेस टेक्सचर जो होता है ना, तो वाइडली स्पेस मतलब बहुत बड़ा बड़ा गैप होता है। तो हम लोग जानते हैं जो समुद्र में जो वेव होता है ना, तरंग होता है, उसका जैसे वेवीनेस मतलब क्या है, उस तरंग जैसा शेप होता है। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, इट इज़ ए ब्रॉडर व्यू ऑफ रफनेस बिकॉज इट इज़ मोस्ट स्ट्रिक्टली डिफाइंड एज द इरेगुलरिटीज हुज स्पेसिंग इज ग्रेटर देन द रफनेस सैम्पलिंग लेंथ। मतलब क्या है, रफनेस में छोटा छोटा गैप रहता है। रफनेस जब होता है, जब हम लोग बोलते हैं सरफेस फिनिश बहुत रफ है, मतलब क्या है, छोटा छोटा उधर ऊंचा नीचे है। लेकिन वेवीनेस जब होगा ना, तो बहुत बड़ा बड़ा, जैसे समुद्र में वेव होता है वैसे ही बड़ा बड़ा शेप का ये होता है। तो हम ड्राइंग दिखा के आप लोगों को बता देते कैसे होता है। तो एक्चुअली वेवीनेस मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं जब भी इरेगुलरिटी सरफेस बोलते हैं मतलब क्या, वो रफनेस है। तो इरेगुलर मतलब क्या, छोटा छोटा ऊंचा नीचा हो सकते हैं सरफेस में। ठीक है, या सरफेस टेक्सचर में छोटा छोटा सरफेस टेक्सचर को आप लोग सरफेस फिनिश बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि सरफेस फिनिश करने के बाद जो शेप आता है उसको सरफेस टेक्सचर ही बोलता है, तो उसको आप लोग ऐसे नॉर्मली बोल सकते हैं। तो सरफेस टेक्सचर में अगर इरेगुलरिटीज मतलब छोटा छोटा ऊंचा नीचा गैप अगर रहेगा तो उसको बोलता है रफनेस। लेकिन वेवीनेस मतलब क्या है, वेवीनेस मतलब ये जो रफनेस में छोटा छोटा गैप था ना, ऊंचा नीचा था, वेवीनेस मतलब क्या होगा, इतना बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, वेव जैसा होगा, समुद्र में जैसे वेव होता है ना, तरंग होता है, वैसे उस शेप का होगा। इसीलिए इसको बोलता है इट इज़ द ब्रॉडर व्यू ऑफ रफनेस। वेवीनेस इज द ब्रॉडर व्यू ऑफ रफनेस। रफनेस में छोटा छोटा गैप होता है, ऊंचा नीचा होता है, और वेवीनेस में बड़ा बड़ा गैप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, द डायरेक्शन ऑफ प्रीडोमिनेंट सरफेस पैटर्न ऑर्डिनरी डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्शन मेथड इज नोन एज। मतलब काटिंग टूल का द्वारा काटने के बाद सरफेस का ऊपर जो प्रीडोमिनेंट मतलब होता है राइजिंग, मतलब ऊंचा जो सरफेस पैटर्न बनता है उसका डायरेक्शन को क्या बोलता है। जो भी हम लोग प्रोडक्शन मेथड यूज़ करते हैं, जो भी हम लोग प्रोडक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन मेथड में सरफेस पैटर्न का जो डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, उस डायरेक्शन को ले बोलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का भी एक पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए कि प्रीडोमिनेंट। ठीक है, तो प्रीडोमिनेंट जब भी आएगा तब आप लोग कर देना कि ले। ओके, ये जस्ट ट्रिक्स और कुछ नहीं है। जो आज का वीडियो पूरा देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट को ये बात क्लियर हो गया। जब भी बोलेगा इरेगुलरिटीज तब हो जाएगा रफनेस, जब भी बोलेगा सुप्रीम पोस्ट तब हो जाएगा वेवीनेस, जब भी बोलेगा प्रीडोमिनेंट तब हो जाएगा ले। ठीक है, ले मतलब क्या है, जो सरफेस पैटर्न का जो ऊंचा सरफेस पैटर्न होता है उसका जो डायरेक्शन होता है उसको बोलता है ले। ओके, ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती करता है। 4 क्वेश्चन में सबको अंदर कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर गलत दे देते हैं। तो 4 क्वेश्चन क्या क्या है पहले से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग के 4 क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था कि जब हम लोग काटिंग टूल का द्वारा काटते तो उसका मूवमेंट होने के बाद जो पैटर्न बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सरफेस टेक्सचर। और जो सरफेस काटिंग टूल द्वारा काटने के बाद जो इरेगुलरिटी सरफेस होता है उसको बोलते हैं रफनेस। और क्या बोल रहे हैं, 3rd नंबर का क्वेश्चन में बोला था रफनेस का जो बड़ा व्यू होता है ना, बहुत ज़्यादा जिसमें गैप रहता है, उसको क्या बोलता है, वेवीनेस बोलता है। और जो सरफेस पैटर्न में जो ऊंचा सरफेस पैटर्न होता है उसमें जो डायरेक्शन होता है, जब भी डायरेक्शन बोलेगा तब हो जाएगा ले। ओके, तो ये 4 पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग ऑफ गेजेस। कौन सा एब्रेसिव यूज होता है गेज को लैपिंग करने के लिए? तो पहले जानना है लैपिंग क्या है। लैपिंग होता है प्रिसिशन सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन। तो इसमें क्या होता है, एक लैप प्लेट रहता है, लैप प्लेट का ऊपर हम लोग एब्रेसिव देते हैं और उसका बाद जो वर्कपीस रहता है उसको रबिंग करते हैं। तो रबिंग करने के बाद उसका जो सरफेस फिनिश होता है बहुत ही अच्छा बन जाता है। ओके,
तो लैप प्लेट किस किस मेटल से बनता है ये आप लोगों को जानना चाहिए। लैप बनता है जनरली हम लोग जो लैप यूज़ करते हैं कास्ट आयरन का बनता है, ठीक है, कास्ट आयरन यूज़ करते हैं हम लोग जनरली। ओके, अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि एक्सेसिव लैपिंग अलाउंस जहाँ पे है तो उधर कौन सा लैप यूज़ करना चाहिए, उधर कॉपर ब्रास का बना हुआ लैप यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हाई एक्सेसिव अलाउंस जहाँ पे दिया रहेगा उधर कॉपर ब्रास से बना हुआ लैप यूज़ करना चाहिए। और एक होता है लीड, ठीक है, तो लीड हम लोगों को कहाँ यूज़ करना चाहिए, लीड लैप का मटेरियल इस से यूज़ होता है, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, इसीलिए हम लोग कम यूज़ करते हैं। जब भी हम लोगों का होल का लैपिंग करना पड़ता है तब हम लोग लीड यूज़ करते हैं। ओके, होल का लैपिंग करने के लिए हम लोग लीड यूज़ करते हैं। तब से हम बात कर रहे थे लैप प्लेट मटेरियल का, तो अभी हम बात करेंगे जो एब्रेसिव कौन सा एब्रेसिव यूज़ होता है। जैसे यूज़ होता है सिलिकॉन कार्बाइड, उसका बाद यूज़ होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके, उसका बाद यूज़ होता है बोरोन कार्बाइड, और उसका बाद यूज़ होता है डायमंड, ठीक है। तो सिलिकॉन कार्बाइड कहाँ यूज़ होता है, हेवी स्टॉक रिमूवल पर्पस के लिए सिलिकॉन कार्बाइड यूज़ होता है, और कास्ट आयरन का लैपिंग के लिए सिलिकॉन कार्बाइड यूज़ होता है। ओके, तो सिलिकॉन कार्बाइड से हम लोग कैसे लिखते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग SiC से लिखते हैं, ठीक है, SiC। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जो अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम होता है, अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, उधर हम लोग जब हाई फिनिशिंग ज़रूरी होता है तो हाई फिनिशिंग के लिए हम लोग अनफ्यूज्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं, और जहाँ पे सॉफ्ट स्टील का लैपिंग करना पड़ता है उधर हम लोग फ्यूज्ड एल्यूमिना यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्यूज्ड एल्यूमिना MINA। ओके, तो सॉफ्ट स्टील का लैपिंग के लिए हम लोग फ्यूज्ड एल्यूमिना यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हाई प्रिसीजन का या हाई फिनिशिंग का ज़रूरी होगा उधर हम लोग अनफ्यूज्ड एल्यूमिना यूज़ करेंगे। ओके, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग कौन सा मतलब फार्मूला से डिनोट करते हैं, केमिकल फार्मूला क्या होता है, Al2O3। ओके, नेक्स्ट जो एब्रेसिव है तो बोरोन कार्बाइड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, डाइज और गेज जो होता है ना, डाई गेज को लैपिंग करने के लिए हम लोग बोरोन कार्बाइड यूज़ करते हैं। और डायमंड कहाँ यूज़ करते हैं, टंगस्टन कार्बाइड को लैपिंग करने के लिए हम लोग डायमंड यूज़ करते हैं। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को याद रहना चाहिए। तो लैपिंग के बारे में मैं जितना ज़्यादा हो सके पॉइंट में बता दिया हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का, द मूवमेंट ऑफ हुनिंग मशीन व्हाइल हुनिंग इज। जब हुनिंग होता है तो हुनिंग मशीन का मूवमेंट कैसा होता है, तो हुनिंग क्या है, हुनिंग होता है एक सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन। तो कोई भी होल का इंटरनल सरफेस को अगर फिनिशिंग करना होता है तो तब हम लोग हुनिंग यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो मूवमेंट होता है एक होता है वर्टिकल और एक होता है रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है। तो ये दोनों इसका राइट आंसर है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्टिकल एंड रेसिप्रोकेटिंग। ओके, तो हुनिंग मशीन में हम लोग काटिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं। कौन सा काटिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं, काटिंग फ्लूइड जैसे बनते हैं केरोसिन और ऑयल दे के एक काटिंग फ्लूइड बनता है। केरोसिन रहता है 1% और ऑयल रहता है 4, ठीक है। तो 1:4 नॉट परसेंटेज, केरोसिन और ऑयल मिला के एक काटिंग फ्लूइड बनता है। केरोसिन रहता है 1 और ऑयल रहता है 4, तो 1:4 रेशियो में रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल का हुनिंग के लिए हम लोग कौन सा एब्रेसिव यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं SiC सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, तो कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल के लिए यूज़ होता है। और डायमंड एब्रेसिव कहाँ यूज़ होता है, डायमंड एब्रेसिव यूज़ होता है टंगस्टन और सिरामिकल हुनिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का, इन व्हिच मेटालिक कोटिंग क्रोमियम पाउडर इज डन। मतलब क्या है, बोल रहा है क्रोमियम पाउडर हम लोग दे के जो एक मेटालिक कोटिंग देता है ना, क्रोमियम एक मेटल होता है, तो एक मेटल जो दे देते हैं क्रोमियम पाउडर का, तो ये हम लोग क्यों देते हैं पहले हम लोग को जानना चाहिए। तो करोशन से बचाने के लिए, करोशन रेजिस्टेंस सरफेस बनाने के लिए हम लोग क्रोमियम रिच सरफेस बनाते हैं, जिसको बोलते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमाइजिंग। ओके, क्रोमाइजिंग, तो इसमें क्रोमियम पाउडर हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, ये भी एक प्रोसेस होता है सेरेडाइजिंग, इसमें जिंक यूज़ होता है, जिंक पाउडर यूज़ होता है। कैलोराइजिंग में होता है एल्यूमिनियम यूज़ होता है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, कैलोराइजिंग में एल्यूमिनियम, सेरेडाइजिंग में जिंक एंड क्रोमाइजिंग में क्रोमियम यूज़ होता है। ओके, तो 49 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का, हार्ड एब्रेसिव फॉर लैपिंग। लैपिंग के लिए कौन सा हार्ड एब्रेसिव यूज़ होता है, तो हम लोग जानते हैं डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल भी होता है। तो जो लैपिंग के लिए यूज़ होता है डायमंड यूज़ होता है, इसीलिए हार्ड एब्रेसिव फॉर लैपिंग हो जाएगा डायमंड। ओके, तो इधर पूछा है कि हार्डेस्ट एब्रेसिव फॉर लैपिंग पूछा है, इसीलिए डायमंड हो गया। अगर पूछता कि हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है, मटेरियल पूछता तब भी डायमंड हो जाता।
और डायमंड से कम हार्ड मटेरियल कौन सा होता है, CBN होता है, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड होता है। तो ये क्वेश्चन आया था इसरो पेपर में, आया था इसरो फीटर का पेपर में आया था। ओके, तो जैसे मैं बोला था टोटल 500 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन मैं NCL एग्ज़ाम होने से पहले कंप्लीट कराऊंगा, जैसे भी करके वो मैं 500 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आज लेके टोटल 4 क्लास हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। जो पिछला वाला क्लास अभी तक नहीं देखा वो सभी स्टूडेंट पिछला वाला क्लास जो 3 क्लास मैं लिया हूँ वो वाला क्लास आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि हर क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है। ओके, तो आप देख सकते हैं मैं बहुत ही मेहनत के साथ बहुत ही एफर्ट दे के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 15 दिन का डेली क्लास लेना मेरे लिए उतना भी इजी काम नहीं है। फिर भी मेरे को जब भी टाइम मिल रहा है तब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितना बार मैं वीडियो का शूट किया हूँ। तो जो भी है मैं वीडियो कंप्लीट कर दिया हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसे क्लास लाऊंगा, तो आप लोग प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना। अगर वीडियो पसंद आया और क्वेश्चन भी अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पढ़ाने का साथ साथ जॉब अपडेट्स भी देते रहता हूं। और जो भी मैं अपडेट्स देता हूं, जॉब अपडेट्स देता हूं, वो ऑथेंटिक और प्रॉपर न्यूज़ होता है, ऑफिशियल न्यूज़ होता है। तो ऑफिशियल न्यूज़, ऑथेंटिक न्यूज़, जॉब अपडेट्स, स्टडी मटेरियल्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।